हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम प्रहार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी सीजीएल के लिए आने वाले शिफ्ट में जीएस के अति संभावित प्रश्न। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, गरीबी हटाओ का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया? ऑप्शन ए प्रथम पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन सी तृतीय पंचवर्षीय योजना या ऑप्शन डी चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पांचवी पंचवर्षीय योजना। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1974 से लेकर 31 मार्च 1979 तक था, लेकिन 1978 में ही इसे जनता पार्टी द्वारा निरस्त कर दिया गया और 1978-80 में अनवरत प्लान चलाया गया। और इसी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता। आइए एक बार सभी पंचवर्षीय योजना को रिकॉल कर लेते हैं। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से लेकर 1956 ईस्वी तक। इसमें लक्ष्य था 2.1 और उपलब्धि मिली 3.6 की। इसका मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादन में वृद्धि और ये जो था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। ये भी एग्जाम में पूछता है, हेराल्ड डोमर मॉडल। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 1961 तक था और इसका उद्देश्य था औद्योगिक उत्पादन में वृद्धि और ये योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस। तीसरी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1961 से लेकर 31 मार्च 1966 तक चला और इसके बाद 3 वर्ष का योजना अवकाश चला, मतलब 3 वर्षीय योजना चली 1966, 67, 68, 69 में। उसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से लेकर 1974 ईस्वी तक था और छठी पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1980 से लेकर 1985 तक था तथा सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से लेकर 1990 तक था और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1990 से लेकर 1992 तक था। 1990 से 92 तक वार्षिक योजना अवकाश चला और आठवीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97 तक था। उसके बाद लगातार चला, 97 से 2002 तक 9वीं, 2002 से 2007 तक 10वीं, 2007 से 2012 तक 11वीं और 2012 से लेकर 2017 तक 12वीं पंचवर्षीय योजना था। परंतु क्या हुआ कि 2015 में भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये पंचवर्षीय योजना समाप्त करके इसके जगह पर नीति आयोग NIT या नीति आयोग की स्थापना हुई 1 जनवरी 2015 ईस्वी को। नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया और वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष हैं सुमन बेरी। और ये उपाध्यक्ष हैं और अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं। तो अध्यक्ष कौन होगा? प्रधानमंत्री। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र मोदी। नीति आयोग के अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री रहेंगे, तत्कालीन जो उस टाइम प्रधानमंत्री रहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यूनिसेफ की स्थापना कब हुई थी? तो यूनिसेफ की स्थापना जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनिसेफ। इसका पूरा नाम है संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी कि यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन फंड और इसका हेडक्वार्टर जो है यानी कि मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। पेरिस। आइए कुछ और जो संस्था हैं अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय संस्थाएं, नेशनल या इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, उनको देख लेते हैं। WHO यानी कि
वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, इसका मुख्यालय है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में पड़ता है, और इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को। वर्तमान में डायरेक्टर जनरल हैं टेड्रोस अधानोम गेब्रेयेसस, और वर्तमान में सदस्य देश हैं 194। नेक्स्ट है हमारा FAO यानी कि फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन अर्थात खाद्य एवं कृषि संगठन। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 ईस्वी को माना जाता है। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुआ था, इसीलिए 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस भी मनाया जाता है। विश्व खाद्य दिवस। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं क्यू डोंग यू। फसाई जिसे बोलते हैं फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को हुई थी, और इसका जो मुख्यालय है न्यू दिल्ली में है। WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व व्यापार संगठन, और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी को हुआ था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। यूरोपीय यूनियन, इसकी स्थापना 1 नवंबर सन 1993 को हुआ था, और वर्तमान में इसका मुख्यालय जो है ब्रुसेल्स के बेल्जियम में है। ब्रुसेल्स जो है बेल्जियम में है, तो इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। ये अभी 31 अगस्त को जो सेकेंड शिफ्ट हुआ था UPP कांस्टेबल का री एग्जाम जो हुआ था, उसमें पूछा हुआ था कि यूरोपीय यूनियन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 3 है, द्वितीय बौद्ध संगीति के समय तत्कालीन शासक कौन था? तो द्वितीय बौद्ध संगीति के समय तत्कालीन शासक जो था कालाशोक था। कालाशोक जो है शिशुनाग वंश का शासक है। शिशुनाग वंश। आइए एक बार सभी चारों बौद्ध संगीतियां देख लेते हैं। तो पहली बौद्ध संगीति 483 BC, यानी कि BC मतलब बिफोर ऑफ क्राइस्ट, यानी ईसा पूर्व बोलते हैं, मतलब ईस्वी से 483 वर्ष पहले। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी 483 BC में सप्तपर्णी गुफा राजगृह में हुआ था, और अध्यक्ष थे महाकश्यप, तथा उस समय शासक जो था अजातशत्रु था, जो कि हर्यक वंश का था। दूसरी बौद्ध संगीति 383 BC में हुआ, 100 साल बाद ये हुआ वैशाली में, और इसके अध्यक्ष हैं साबक मीर, जिन्हें शुभकामी भी कहा जाता था, और ये जो हुआ था कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। तथा तीसरी बौद्ध संगीति जो कि पाटलिपुत्र में 250 BC में हुआ था, और अध्यक्ष थे इसके मोगली पुत्तिस, और अशोक के शासनकाल में ये हुआ। तथा चौथी बौद्ध संगीति जो है प्रथम शताब्दी में हुआ कुंडलवन कश्मीर में, और अध्यक्ष थे वसुमित्र तथा उपाध्यक्ष थे अश्वघोष, और ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ। और इसी चौथी बौद्ध संगीति में ही बौद्ध धर्म 2 भागों में बढ़ गया, हीनयान और महायान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय रिट जारी करता है? तो ये अभी CGL के 11 सितंबर में जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा था कि इसमें वो दिया था कि जो अनुच्छेद 32 है किसके समान है? तो अनुच्छेद 32 जो है अनुच्छेद 226 के समान है। देखिए अनुच्छेद 32 में क्या है ना कि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करता है, सुप्रीम कोर्ट, और अनुच्छेद 226 में क्या है कि हाई कोर्ट रिट जारी करता है। सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करता है 5 प्रकार का रिट जारी करता है। कौन कौन? बंदी प्रत्यक्षीकरण यानी कि हैबियस कॉर्पस, परमादेश यानी कि मेंडामस, प्रतिषेध यानी कि प्रोहिबिशन, और अधिकार परीक्षा यानी कि क्यूओ वारंटो, तथा उत्प्रेषण जो होता है सर्टिररी होता है। आइए एक एक करके सब देखते हैं क्या होता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति बंदी बना जाता है तो उसको एक निश्चित समय में
न्यायालय के अंदर पेश करना जरूरी हो जाता है। परमादेश, परमादेश में क्या होता है कि ये जो न्यायालय है वे आदेश प्रदान करते हैं। ये लेख तब जारी होता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का पालन नहीं करता तो उसे आदेश दिया जाता है। प्रतिषेध मतलब प्रतिषेध, इसमें क्या होता है ना कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट द्वारा निचली न्यायालय जो होते हैं या अर्ध न्यायाधिकरण होते हैं उनको उक्त मामलों में कार्रवाई न करने का आदेश दिया जाता है और ये बोला जाता है कि यह मामला आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और अधिकार परीक्षा जो होता है यानी कि क्यू वारंटो, इसमें क्या होता है कि न्यायालय जो असंवैधानिक रूप से किसी पद पर बैठे हों उन्हें ये पूछने का अधिकार होता है कि आप इस पर कैसे बैठे हैं, यानी ये आपके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। और उत्प्रेषण जो होता है सर्टिलरी, इसमें जो होता है अधीनस्थ न्यायालय को यह निर्देश दिया जाता है कि अपने पास लंबित मामलों के न्याय निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय में यानी अपने से ऊपर न्यायालय में भेज दीजिए। तो ये 5 रीट हैं। आइए और अनुच्छेद देख लेते हैं। 110 में क्या है? 110 में है धन विधेयक यानी कि मनी बिल, जो कि लोकसभा में पेश किया जाता है। और अनुच्छेद 76 जो है ये महान्यायवादी से संबंधित है जिसे अटॉर्नी जनरल बोलते हैं और महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा वर्तमान में जो महान्यायवादी हैं आर वेंकट रमणी हैं, आर वेंकट रमणी। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कोड़ी संवेग किस प्रकार की राशि है? अदिश है या सदिश है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सदिश राशि। तो सदिश राशि होते क्या हैं? तो ऐसी राशियां जिनमें दिशा के साथ साथ परिमाण भी होता है, मतलब दिशा और परिमाण दोनों होते हैं, वे सदिश राशि कहलाते हैं। सदिश यानी कि स्केलर होता है और स्केलर और वेक्टर होता है ना, तो ये जो सदिश राशि होते हैं वेक्टर राशि कहलाते हैं, वेक्टर क्वांटिटी। तो सदिश राशि में परिमाण के साथ साथ दिशा भी होता है। इसके उदाहरण हैं बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। ये सब क्या हैं? सदिश राशि हैं। बल, वेग, विस्थापन, त्वरण। तो कोणीय संवेग भी क्या है? एक सदिश राशि है। और कोणीय संवेग का जो मात्रक है ना, मात्रक यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड होता है। जबकि अदिश राशि वे राशियां होती हैं जिनमें परिमाण तो होता है परंतु दिशा नहीं होता है, जैसे द्रव्यमान, चाल, समय, ताप, आयतन, कार्य, ऊर्जा। ये सब जो है ना अदिश राशि यानी कि स्केलर वेक्टर कहलाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। भारतीय संविधान के किस राज्य के नीति निर्देशक तत्व निम्नलिखित में से किस देश के संविधान से प्रेरित हैं? कहने का मतलब है कि जो डीपीएसपी है यानी कि नीति निर्देशक तत्व है, ये किस देश से लिया गया है? तो ये लिया गया है आयरलैंड से। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। जबकि अमेरिका से लिया गया है हमारा मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट। आइए कुछ जो विदेशों से लिए गए हैं अपने संविधान में उनको देखते हैं। जैसे कि संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि यूएसए, अमेरिका से क्या क्या लिया गया है? मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनर्वलोकन, संविधान की सर्वोच्चता, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, निर्वाचित राष्ट्रपति एवं उस पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति, उच्चतम एवं उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के हटाने की विधि तथा वित्तीय आपात। यानी कि आप देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल राइट है, जो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगता है,
या उपराष्ट्रपति या सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीश को हटाने की विधि है, ये सब संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रावधान से लिया गया है। जबकि ब्रिटेन से लिया गया है संसदात्मक शासन प्रणाली, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एकल नागरिकता और विधि निर्माण प्रक्रिया, ये ब्रिटेन से लिया गया है, यानी कि लंदन। और आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आयरलैंड से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व। डीपीएसपी, राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल की व्यवस्था, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान या समाज सेवा इत्यादि की ख्याति प्राप्त जो मनोनयन करते हैं, ये सब आयरलैंड से लिया गया है, इसे अब हटा दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची का प्रावधान, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्र और राज्य के बीच संबंध, शक्तियों का विभाजन, ये सब ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। और जर्मनी से लिया गया है आपातकाल के प्रवर्तन के दौरान राष्ट्रपति को जो मौलिक अधिकार संबंधित शक्तियां हैं। कनाडा से लिया गया है संघात्मक विशेषताएं, अवशिष्ट शक्तियां, ये इंपॉर्टेंट रहती है। अवशिष्ट शक्तियां होती क्या हैं? तो जो 7वीं अनुसूची में है, राज्य सूची, संघ सूची और समवर्ती सूची, इसमें नहीं आते हैं ना, वे अब अवशिष्ट शक्तियां कहलाती हैं। और ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। राज्यपाल की नियुक्ति विषयक और संघ राज्य के बीच शक्ति विभाजन, ये भी कनाडा से लिया गया है। जबकि दक्षिण अफ्रीका से लिया गया संविधान संशोधन की प्रावधान, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। और रूस से लिया गया है फंडामेंटल ड्यूटी, यानी कि मौलिक कर्तव्य, तथा जापान से लिया गया है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंगा। तो गंगा के किनारे बसे कुछ शहर हैं, जैसे हरिद्वार, वाराणसी, ऋषिकेश, कानपुर, पटना, ये सब गंगा नदी किनारे स्थित हैं। जबकि सरयू नदी किनारे अयोध्या स्थित है, यमुना नदी किनारे आगरा व दिल्ली अवस्थित है, गोमती नदी किनारे लखनऊ अवस्थित है, और साबरमती नदी किनारे अहमदाबाद स्थित है। रावी नदी किनारे हड़प्पा है, और सुवर्ण रेखा नदी किनारे जमशेदपुर है, तथा राप्ती नदी किनारे गोरखपुर है। और राप्ती नदी जो है ना, ये घाघरा की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके मध्य लड़ा गया था? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राणा सांगा और बाबर के बीच। खानवा का युद्ध राणा सांगा और बाबर के बीच 16 मार्च 1527 ईस्वी को लड़ा गया था। इसमें बाबर विजयी हुआ। अब बाबर द्वारा लड़े गए युद्ध देख लेते हैं। बाबर लगातार 4 युद्ध लड़ा और चारों में जीता। 1526, 1527, 1528 और 1529। अब देखिए 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच में हुआ? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में, बाबर और लोदी के बीच में। तो बाबर और लोदी के बीच में जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ, इसमें लोदी मारा गया। और लोदी जो था ना, दिल्ली सल्तनत का जो लोदी वंश का अंतिम शासक था, जो कि 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम युद्ध में मारा गया। और यहीं पर बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की। उसके बाद 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध हुआ, जो कि मैंने बता ही दिया, राणा सांगा और अकबर के बीच में। इसके बाद 1528 ईस्वी में घाघरा का युद्ध हुआ, और 1529 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, उल्टा बता दिया मैंने। 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध हुआ, 1528 ईस्वी में चंदेरी का युद्ध, और 1529 ईस्वी में घाघरा का युद्ध। और चंदेरी का युद्ध जो हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में हुआ था। इसमें भी मेदिनी राय हार गया, मतलब बाबर चारों युद्ध में जीता था। और 1529 में जो घाघरा का युद्ध हुआ था अफगानों से हुआ था, और इसमें भी बाबर जीता। और 1530 में बाबर की मृत्यु हो गई थी। जबकि अकबर व हेमू के बीच में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था, पानीपत का द्वितीय युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार।
वर्ल्ड वार नहीं, सेकेंड वार, सॉरी। और चलिए, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा राणासांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध हुआ 1527 ईस्वी में 15 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। पापीकोंडा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। अब देखिए, आंध्र प्रदेश में कौन कौन नेशनल पार्क स्थित हैं? तो आंध्र प्रदेश में स्थित है पापीकोंडा, राजीव गांधी और श्री वेंकटेश्वर नेशनल पार्क। जबकि कर्नाटक में स्थित है बांदीपुर, बन्नरघट्टा, नागरहोल, कुद्रेमुख, ये कर्नाटक में स्थित है। और राजस्थान में स्थित है मुकुंदरा हिल्स, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान और रणथंभौर तो बता ही दिया। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा नेशनल पार्क स्थित हैं। कौन कौन? बांधवगढ़, कान्हा, कूनो, माधव, पन्ना, पेच, फासिल्स, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। इसको देखिए, नेशनल पार्क जो भी है ना, इसको एक फ्लो में याद कीजिए, जैसे बांधवगढ़, कान्हा, माधव, कूनो, पन्ना, पेच, संजय, सतपुड़ा और वन विहार। 2-4 बार रटेंगे, याद हो जाएगा। ये थे नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक यानी कि CAG अर्थात जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। एक क्वेश्चन तो यही बन गया। और ये किस अनुच्छेद में वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी, 148 में वर्णित है। और वर्तमान में जो CAG हमारे हैं ना, गिरीश चंद्र मुर्मू हैं, गिरीश चंद्र मुर्मू। अब देखिए, बाकी अनुच्छेद देख लेते हैं। अनुच्छेद 239 में क्या है? तो अनुच्छेद 239 में केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन जो है राष्ट्रपति द्वारा होगा, ऐसा वर्णित है। और वह यदि उचित समझे तो बगल के किसी राज्य के राज्यपाल को भी इसके प्रशासन का दायित्व सौंप सकता है या एक प्रशासक की नियुक्ति कर सकता है। और जैसे कि आप जानते भी होंगे, वर्तमान में हमारे पास मतलब भारत में 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। कौन कौन? अंडमान निकोबार, चंडीगढ़, दादर व नागर हवेली और दमन-दीव, ये दोनों एक में मर्ज हो गया है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप, दिल्ली और पुडुचेरी। जबकि अनुच्छेद 124 और 214 एक साथ आप याद कर सकते हैं। कैसे? अनुच्छेद 124 में जो है ना, सुप्रीम कोर्ट का प्रावधान है, सुप्रीम कोर्ट यानी कि उच्चतम न्यायालय। जबकि अनुच्छेद 214 में जो है, ये सभी राज्यों के लिए उच्च न्यायालय का प्रावधान है, यानी हाई कोर्ट का प्रावधान है। बाकी आप देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, कानपुर, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च कानपुर में स्थित है। जबकि देहरादून में भारतीय वन अनुसंधान संस्थान स्थित है। सॉरी, राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान, जो राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान है, ये देहरादून में स्थित है। शिमला में जो है ना, राष्ट्रीय आलू अनुसंधान स्थित है। और वाराणसी में भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेहला पुस्तक किसने लिखा है? तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, रेहला, इब्न बतूता ने लिखा है। और जो इब्न बतूता है ना, ये मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में भारत आया था। तो ये थे आज के क्वेश्चन। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।